जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण के लिए दिल्ली में इंडिया सीईओ फोरम वर्चुअल बैठक का हुआ आयोजन। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जलवायु परिवर्तन से मुकाबले में सहयोग करने का भारतीय कंपनियों से किया आह्वान। लखनऊ में 10 दिवसीय प्रादेशिक माटी कला मेले का आयोजन हुआ शुरू। मिट्टी का सामान बनाने वाले शिल्पकारों ने स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए लगाई प्रदर्शनी। और बिहार के भागलपुर में गंगा में नाव पलट जाने से कई लोगों के लापता होने की है खबर। नाव पर 100 से ज्यादा लोग थे सवार। बचाव और राहत कार्य जारी। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नागरिक संशोधन बिल के माध्यम से सरकार की ये कोशिश है कि कोई भी घुसपैठिया भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने की यदि कोशिश करता है तो उसे देश से बाहर निकाला जाएगा। बिहार की चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जनता के हित में बहुत से काम किए हैं। मुख्यमंत्री ने कटिहार, मधुबनी, दरभंगा और सहरसा में कल चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और अराजकता को दूर करने का काम किया है और अयोध्या में राम मंदिर का सपना पूरा किया है। जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण के लक्ष्य से राजधानी दिल्ली में इंडिया सीईओ फोरम की वर्चुअल बैठक बुलाई गई। इसमें सीमेंट, स्टील, ऊर्जा, पाम सहित अन्य क्षेत्रों के सीईओज ने भाग लिया। इसकी अध्यक्षता पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की। इस बैठक के बाद कंपनियों ने 2020 से जलवायु परिवर्तन के मुकाबले के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी किए। इस मौके पर पर्यावरण मंत्री ने विश्व बिरादरी से विकसित देशों को सस्ती दर पर टेक्नोलॉजी देने पर वकालत की। In a way, by action, our Prime Minister has written that the answer to inconvenient truth is convenient action. And that convenient action part is very important. As we know, historically, world is getting lot of emissions over hundreds of years since Industrial Revolution that has caused climate change. And our responsibility in historical emission is just 3%. Even today in the present context, our emission load of the world emission load or world is only 6%. So that is also, we are low in the present context. We are absolutely low in the historical context. जलवायु परिवर्तन पर भारतीय रणनीति को और मजबूत करने के मकसद से भारतीय कंपनियों के सीईओ ने वर्चुअल मीटिंग में तय किया कि जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण के लिए भारत की तरफ से जो लक्ष्य तय किए गए हैं उनमें भारतीय कंपनियां पूरा सहयोग देंगी। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारतीय कंपनियों से आह्वान किया कि वे जलवायु परिवर्तन से मुकाबले में सहयोग करें। Provide money for developing economies to follow the environmental friendly path so that their emission level goes down. And that is what we aim at. So I will just appeal, and I am very sure that many factories are actually doing that they are trying to reduce their emissions. They are bringing more greenery in their campuses and their areas of influence. They are also using new technologies for saving water, and energy efficiency is also one more concern. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल की अध्यक्षता करेंगे। इसका आयोजन केंद्रीय वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष द्वारा मिलकर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, आरबीआई गवर्नर और कई वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे। सम्मेलन में 20 प्रमुख सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड के अलावा दुनिया के कई देशों के निवेशक भी हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार जिला विकास परिषद का चुनाव यानी डीडीसी के चुनाव होंगे। राज्य चुनाव आयुक्त के शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 8 चरणों के चुनाव की शुरुआत 28 नवंबर से होगी। वहीं मतों की गणना 22 दिसंबर को होगी। इस चुनाव में पंचायत हल्के की चुनाव सूची का इस्तेमाल किया जाएगा। इस चुनाव में सबसे अहम बात यह होगी कि पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थी 70 सालों में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 280 क्षेत्रों में होने वाले जिला विकास परिषद चुनाव में उम्मीदवार 5 साल के लिए चुने जाएंगे। ये चुनाव बैलेट बॉक्स के जरिए कराया जाएगा। साथ ही चुनावी प्रचार में उम्मीदवार अधिकतम 5 लाख तक का खर्च कर सकता है।
राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि जो भी प्रदेश के लोग अभी तक प्रदेश के चुनाव में वोट नहीं डालते थे, अब वो पहली बार वोट डालेंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव के मद्देनजर गृह सचिव की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था की पूरी तैयारी कर ली गई है। आज से राजधानी लखनऊ में माटी कला बोर्ड के द्वारा 10 दिवसीय माटी कला मेला लगाया जा रहा है। इस मेले में प्रदेश भर से आए मिट्टी के सामान बनाने वाले शिल्पकारों ने अपने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है। स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए माटी कला बोर्ड द्वारा लगातार प्रयास और मदद दी जाती है। इसी क्रम में ये प्रदर्शनी लगाई गई है। आज से लखनऊ में माटी कला बोर्ड के द्वारा माटी कला मेला लग रहा है। क्या कुछ है इसमें खास, हम जानते हैं इसके अध्यक्ष धर्मवीर जी से। धर्मवीर जी, क्या कुछ खास है इसमें आज? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से सभी जनपदों में मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि टूल किट का वितरण दीपावली से पहले शीघ्र ही हो जाए। हम सब लोगों ने प्रयास करके लगभग 30 जिलों में माटी कला बोर्ड की जो टूल किट्स हैं वो सभी वितरण की गई। 30 जिलों में तो हमारा स्वयं जाना हुआ, अन्य जिलों में भी सभी कोई जिला बचा नहीं जिसमें टूल किट्स का वितरण नहीं हुआ हो। 15 जिलों में हम लोगों ने दिए की डाई, मूर्ति की डाई, कलर करने वाली कंप्रेसर मशीन, वो सब हम लोगों ने दी हैं। वही 15 जिलों के लोगों को यहाँ जिन्होंने अपनी कृतियाँ बनाई हैं उन मशीनों के द्वारा उन लोगों को बुलाया गया। और हमारी इच्छा है, उत्तर प्रदेश सरकार की इच्छा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में दूर दराज में जो शिल्पकारों की कलाकारी छिपी हुई पड़ी थी उसको उभारने के लिए, उसका प्रसार प्रसार करने के लिए, प्लेटफॉर्म देने के लिए ये माटी कला बोर्ड का एक 10 दिन का एक आयोजन यहाँ एक हम कर रहे हैं। उसी के तहत आज इसका प्रदर्शनी का उद्घाटन है। यानी लखनऊ में ये लोग आए हुए हैं, इनकी कलाएं अब देखेंगे यहाँ पर जो लोग आएंगे यहाँ अगले 10 दिनों में, तो इनका क्या उत्साह है, उत्सुकता से कल मैं हमने जो है अभी दुकानदारों से बात की है या जो लगाए हैं सबसे बात की है, लोगों का आना जाना शुरू हो गया है और दुकानों की कुछ इनकी बिक्री भी शुरू हुई है। तो अच्छा लग रहा है कि इनकी यहाँ आने की मेहनत तो शायद भगवान की कृपा से वसूल हो जाएगी। और दीपावली का पर्व है, उसमें इन सब चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग भी करते हैं लोग। देखिए, हम लोगों की इच्छा है और माननीय सरकार की भी इच्छा थी कि इस बार माटी कला से संबंधित शिल्पकारों की बनाई हुई कृतियाँ मार्केट में आएँ और चाइना मार्केट से दूर रहे। उसी का प्रयास हम लोगों का है ये, और लग रहा है कि हम लोग कामयाब हो जाएंगे। तो ये थे धर्मवीर जी जो बता रहे थे कि यहाँ पर अलग अलग जगहों से शिल्पकार आए हुए हैं और जो मिट्टी के बने सामान है आप देख सकते हैं, बेहद ही खूबसूरत है ये सामान। अलग अलग जनपदों से हैं। ये चुनार मिर्जापुर की ये स्टॉल है, तो अगला स्टॉल प्रयागराज, बाराबंकी, गोरखपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़ समेत कई जनपद हैं। यहाँ पर यहाँ के जो कलाकार आए हुए हैं अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और उनके बनाए हुए जो भी प्रोडक्ट हैं उनको एक अलग पहचान मिलेगी। रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। बिहार के भागलपुर के नवगठिया इलाके में एक नाव पलट जाने से कई लोग लापता हो गए हैं। नाव पर 100 से ज्यादा लोग सवार थे। बचाव और सर्च अभियान जारी है। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 100 मजदूर नाव में सवार होकर गंगा पार कर खेत में काम करने जा रहे थे। इसी दौरान ये दुखद हादसा हो गया। फिलहाल घायल मजदूरों का गोपालपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए हैं। रिपब्लिक टीवी के प्रमुख अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। इससे पहले मुंबई की अदालत ने अर्नब गोस्वामी को 18 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। महाराष्ट्र पुलिस द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी पर चारों ओर से निंदा की गई है। कल अर्नब को मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया था। अर्नब गोस्वामी को 2018 में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नायक और उनकी मां को कुमुद नायक को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। उधर अर्नब ने कहा है कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो प्रयागराज की ओर से कोविड-19 जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। आम जनमानस को जागरूक करने और लोगों में कोविड-19 पर सतर्कता बरतने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई। फूलपुर सांसद केसरी देवी पटेल ने हरी झंडी दिखाकर इस कोविड-19 यात्रा को रवाना किया। इस अवसर पर फूलपुर सांसद केसरी देवी पटेल ने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए जरा सी भी लापरवाही बरतने पर इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। हम सबको कोरोना से बचने के लिए पूरे उपाय करने की जरूरत है। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो के सहायक निदेशक आरिफ हुसैन रिजवी ने कहा
कि 10 दिवसीय जागरूकता अभियान के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सचल प्रदर्शनी, माइकिंग, बैनर, पोस्टर, स्टिकर, हैंडबिल्स और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। लोगों को यही संदेश देना चाह रही हूँ कि अभी तक कोरोना धीमा होकर फिर ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है पूरी, और लोगों को जो लापरवाही इस समय हो रही है, गांव स्तर में लापरवाही नहीं होना चाहिए। कोरोना से बचने के लिए रेगुलर मास्क लगाना चाहिए, हाथ धुलना चाहिए, सैनिटाइज़र का उपयोग करना चाहिए और 2 गज की दूरी ज़रूर बनाना चाहिए। लेकिन गांव स्तर में लोग कहते हैं यहाँ कोरोना नहीं है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपना वो दे रहे हैं कि दूरी बनाकर चलते हैं। ये प्रसार होना चाहिए गांव स्तर में, और जो ये सूचना और प्रौद्योगिकी ये भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत अच्छा काम है। इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयागराज के शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हमारा ये प्रचार वाहन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे कलाकार घूम घूम कर वहाँ पे हैंडबिल्स बांटकर, पोस्टर्स लगाकर, बैनर्स लगाकर लोगों को 3 प्रमुख बातों की तरफ ध्यान देंगे। और उसमें से ख़ास तौर से सबसे बड़ी बात यह है कि अपने हाथों को आप लगातार साबुन से धोते रहिए और मास्क आप अवश्य लगाइए। कभी भी घर से बाहर जाइए तो मास्क ज़रूर लगाइए, और घर से वापस आते हैं तो मास्क आप हटा दीजिए और अपने हाथों को साबुन से धोएं और सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करें। इसके अलावा अपने आपस के आप कार्यक्रमों में शामिल होते हैं तो वहाँ पे 2 गज की दूरी हमें बना कर रखना है, ताकि ये संक्रमण का खतरा जो है वो ना बना रहे। बाराबंकी जिले में किसानों की मेहनत और लगन से इस वर्ष धान की पैदावार बहुत अच्छी हुई है। सरकार ने किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए इस वर्ष धान खरीद के लिए 1,868 रुपए कमान और 1,888 रुपए ग्रेड ए समर्थन मूल्य रखा है, जिससे इस कोरोना संकट काल के दौरान किसानों के धान की खरीद सरकारी क्रय केंद्रों पर जोरों से चल रही है। बाराबंकी जिले में धान का लक्ष्य 13 लाख कुंटल निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष में 58 धान क्रय केंद्रों में 10 एजेंसियों के माध्यम से जिले में अभी तक करीब 5445 मीट्रिक टन धान खरीद किया जा चुका है। क्रय केंद्रों पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है तथा साबुन, हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह ने बताया कि हमारे लघु एवं सीमांत किसान जिनकी उपज कम हुई है, उनके धान की खरीद प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। सप्ताह में मंगलवार और शनिवार के दिन सिर्फ लघु एवं सीमांत किसानों के धान खरीदे जाएं। जिले में किसानों की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम की भी व्यवस्था की गई है, जिसका नंबर 1800-180-4133 एवं 229816 है। इस पर किसान अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लाई हूँ, धान मेरा तौला जा रहा है 1868 का। हमको पैसा 2-3 दिन में मिलेगा। योगी ने बहुत अच्छा काम कर रहा है और योगी ने हम लोगों के लिए बहुत अच्छा किया है और योगी का मतलब अच्छा हो रहा है और योगी का धन्यवाद। अपना धान पैदा करा, उसको बेचने के लिए क्रय केंद्र बाराबंकी मंडी में आया हूँ, जिसको मुझे माननीय योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से जो इसका समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया 1868 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से, मुझे 2 से 3 दिन में धान बेचने के 2-3 दिन बाद मुझे पैसा प्राप्त हो रहा है मेरे खाते में। ठीक है, और मैं इस सुविधा से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की इस सुविधा से बहुत संतुष्ट हूँ। मेरे यहाँ धान की अच्छी पैदावार हुई है और मुझे सारी सुविधाएं भी सरकार द्वारा प्राप्त हो रही हैं। मेरा धान यहाँ लेवी पे विक्रय केंद्र पे आया हुआ है, जो कि तौला जा रहा है और इसका पैसा भी 2-3 दिन में रिफंड हो जाएगा। सरकार से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। किसानों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं दे रही सरकार। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे जनपद बाराबंकी में इस बार अब तक 58 क्रय केंद्रों की स्थापना की गई है और जो हमारा लक्ष्य प्राप्त हुआ शासन से वो 13 लाख क्विंटल का हुआ है। यहाँ पे जो मंडी में हमारा नवाबगंज मंडी में स्थित क्रय केंद्र हैं, जिसमें मंडी के भी हैं, विपणन शाखा के भी हैं, अन्य भी हैं, उनका निरीक्षण किया गया और यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं वो कृषकों के लिए सुनिश्चित करने के निर्देश दिए भी गए और की भी जा रही हैं। और विशेषकर हमारा ये प्रयास है कि हमारे लघु और सीमांत कृषक हैं जिनकी उपज कम हुई है, उनका हम प्राथमिकता के आधार पर करें। और इसी कारण से शासन के निर्देशों के क्रम में मंगलवार और शुक्रवार, हर मंगलवार और शुक्रवार को आरक्षित किया गया है, जिस दिन हमारे लघु और सीमांत कृषक यानी जिनकी जो कुल रकबा है वो 2 हेक्टेयर से कम है, उनका ही केवल धान क्रय प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और बड़े कृषकों का उन 2 दिनों में सप्ताह के नहीं किया जाएगा।
समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। अरे क्या हुआ चाचा, आज काम करते हुए गाना नहीं गुनगुना रहे हैं आप? छोटे भाई को टीबी हो गई है। हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में टीबी का जांच और उसके इलाज दोनों ही मुफ्त में उपलब्ध है। पर चिंता तो अन्य खर्चों की है। RNTCP नोटिफाइड जितने भी टीबी मरीज हैं ना, सरकार उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। इलाज की समाप्ति तक सरकार हर टीबी मरीज के बैंक अकाउंट में हर महीने 500 रुपए दिया करेगी। ये तो टीबी के मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। अरे राजेश भाई, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो तुम। और बताओ। बस मेरी बेटी का कल जन्मदिन है और आपको आना होगा। चलो चलता हूँ। अरे राजेश भैया, आप उससे हाथ क्यों मिला रहे थे? उसे पिछले महीने से टीबी है। 2 हफ्ते तक लगातार दवा खाओ ना, तो टीबी फैलने का खतरा तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और रही बात हाथ मिलाने की, गले मिलने की, शौचालय इस्तेमाल करने की, बर्तन खाना बांटने की, उससे टीबी नहीं फैलता। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। कहते हैं बेटियां लक्ष्मी रूप होती हैं। ऐसे में बरेली की बेटी लक्ष्मी शिक्षा के धन को बच्चों के बीच निःशुल्क बांट रही है। लक्ष्मी जहां खुद 9वीं कक्षा की छात्रा है, तो वहीं दूसरे बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान कर रही है। इसके लिए लक्ष्मी ने अपने घर पर ही अनूठी पाठशाला को खोलकर 1ली से 8वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। लक्ष्मी की इस अनूठी पाठशाला से जुड़कर गांव के लगभग 100 बच्चे रोजाना मुफ्त में पढ़ाई कर रहे हैं। लक्ष्मी के गांव में ही सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं, जिसमें गांव के बच्चे पढ़ते हैं। कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लग जाने से सभी स्कूल बंद हो गए थे, तो वहीं लक्ष्मी के प्रयास से गांव के बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आई। लक्ष्मी के पिता को अपनी बेटी पर गर्व है कि वो दूसरे बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रही है। मैं जब से लॉकडाउन लगा तब से मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। 1 से लेकर 8 तक के बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं। और सर मुझसे मैम लोगों ने कहा हमारे बच्चों को पढ़ा दोगी? मैंने कहा पढ़ा देंगे। गायत्री मैम ने और बिलबाबाई मैम ने सब ने कहा। मुझे एक बोर्ड भी दिया पढ़ने के, बच्चों को पढ़ाने के लिए। और मैं खुद भी 9th क्लास में पढ़ती हूँ और बच्चे अच्छे लगते हैं, पढ़ाते थे। पढ़ा इनको भी टाइम मिलता है, इनको भी सब पढ़ाती हूँ रोज ही लगातार। ये जब हम लोगों का शासन का आदेश आया था ऑनलाइन ग्रुप से पढ़ाई जो कराई जाए, तो अप्रैल में हम लोगों ने ग्रुप बनाया। तो गांव वालों के पास एंड्रॉयड फ़ोन बहुत कम थे। इस बच्ची के पास छोटा सा जियो का एक फ़ोन था। हमने इससे बोला कि बेटा आप ऐसा करो, अपने पड़ोस वाले बच्चों को जो होमवर्क देते हैं डेली ग्रुप पे, वो अपने पड़ोस के बच्चों को करा दिया करो। इस बच्ची ने बच्चों को बुलाया और उनको वो होमवर्क कराती थी। फिर वो बच्चों की फ़ोटो खींच के कॉपी की हमारे ग्रुप में डालती थी। फिर धीरे धीरे करके जब वो इस तरह से उसका काम ज़्यादा बढ़ गया, बच्चे ज़्यादा आने लगे, फिर हमारे पास वो ब्लैक बोर्ड के लिए आई। फिर हमने उसको एक बोर्ड भी दिया और उस पर अब वो ये है कि वो क्लास की तरह ग्रुप में बच्चे लगाती है। मतलब कक्षा 1 का ग्रुप अलग लगाएगी, 2 का, फिर उनको कंबाइंड रूप से ब्लैक बोर्ड पे होमवर्क नोट कराती है। वो बच्चे अपने कॉपी पे उतारते हैं, फिर काम करते हैं, फिर सबका फ़ोटो खींचती है, उसके बाद हमारे ग्रुप में सेंड कर रही है। देश को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से केंद्र तथा राज्य सरकार प्रयासरत है। इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस बार फर्रुखाबाद के दूर दराज के गांव बसेली में राधिका महिला स्वयं सहायता समूह ने एक अभिनव प्रयोग कर इस बार दीपावली में विदेशी दियों के स्थान पर देशी गाय के गोबर और मुल्तानी मिट्टी से बने दिए, गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां, अगरबत्ती, हवन कुंड सहित अन्य अनेक तरह की पूजन सामग्री को सुंदर रंगों से रंगने के बाद बाजार में उतारा है। इसे दीपावली के बाद मूर्तियों तथा अन्य पूजन सामग्री द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण से काफी हद तक छुटकारा मिलने की उम्मीद है। जिले के मुख्य विकास अधिकारी IS राजेंद्र पेसिया ने ग्राम बसेली पहुंचकर समूह की महिलाओं का उत्साहवर्धन किया और सांचों की सहायता से गोबर के दिए आदि स्वयं बनाकर तथा उनको रंग कर भी देखा।
दीपावली के लिए बेचते हुए, और अभी तक ये चाइना से आते थे, अभी अपने देश में गौ के गोबर से बन रहे हैं। इसका फायदा अभी तो नहीं है, फिर देख रहे हैं कि हमारे पर्यावरण के लिए है, और गौ वैसे भी शुद्ध मानी जाती है, उसको गोबर ही शुद्ध माना जाता है। इस बार जो चाइनीज लड़ियां या जो प्लास्टिक के दीपक या जो अन्य किसी सामग्री के दीपक हैं, उनकी बजाय जो गोबर है मिलेगा। और बेसिकली जो पैसा विदेश में जा रहा था या बड़ी बड़ी कंपनियों को या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को जा रहा था, अब वो पैसा सीधा इन ग्रामीण महिलाओं के खाते में जाएगा, तो इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। और जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जो महत्वपूर्ण कदम है, वो ये जो दीपक निर्माण का कार्य इस पर पंच दीपोत्सव के ऊपर लिया गया है। ये हाथरस में दंगा फैलाने की साजिश के आरोप में जेल में बंद पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया तथा सीएफआई यानी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों से पूछताछ के लिए एसटीएफ को 2 दिन का रिमांड मिल गया है। मथुरा के सीजेएम की अदालत ने एसटीएफ को 4 नवंबर से 6 नवंबर तक पूछताछ की अनुमति दी है। अनुमति मिलने के बाद एसटीएफ ने सभी चारों अभियुक्तों को रिमांड पर ले लिया है। कुछ दिन पूर्व ही जनपद की क्राइम ब्रांच से इस मामले की जांच एसटीएफ को दी गई है। बुधवार को एसटीएफ के सीईओ राकेश पालीवाल न्यायालय में पेश हुए थे। अक्टूबर माह में हाथरस जाते समय मांट टोल प्लाजा पर पीएफआई और सीएफआई के सदस्य अतीकुर रहमान, मसूद सिद्दीक और आलम को गिरफ्तार किया गया था। इन पर विदेशों से पैसा लेकर के देश में दंगे फैलाने की साजिश रचने का आरोप है। देश के दूर दराज गांव में अब कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए रसोई गैस सिलेंडर पहुंचाए जाएंगे। इससे उज्ज्वला के उपभोक्ताओं और अन्य रसोई गैस उपभोक्ताओं को उसके गांव के पास रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध होंगे। वहीं सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं को एजेंसी तक दौड़ भी नहीं लगानी पड़ेगी। प्रदेश में करीब 50,000 पीएससी चल रही हैं, उनमें से करीब 2,000 सीएससी लखनऊ में कार्यरत हैं। मौजूदा समय में दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे गैस उपभोक्ताओं तक सिलेंडर की सप्लाई की गति बहुत धीमी है। गांव में रसोई गैस की कम खपत के पीछे डिस्ट्रीब्यूटर और उपभोक्ताओं के बीच दूरी भी एक वजह है। वहीं 15 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी के उपभोक्ताओं को अभी भी सिलेंडर के लिए एजेंसी तक जाना पड़ता है। इसमें पैसा और समय दोनों बर्बाद होते हैं। सीएससी के राज्य प्रमुख अतुलित राय बताते हैं कि इसी दूरी को कम करने और ग्रामीण उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए सीएससी के जरिए गैस सिलेंडरों की बिक्री शुरू की गई है। कि आज की तारीख में जितनी भी हमारे जो उज्ज्वला के जो लाभार्थी थे, उनको दूरी होने के कारण वो अपना सिलेंडर रिफिल नहीं करा पा रहे थे, और जो हमारे गैर उज्ज्वला के जो लाभार्थी थे वो भी अपना सिलेंडर बुक कराने के लिए उनको शहर तक जाना पड़ता था। बाइक पे सिलेंडर रख के, देखा होगा आपने, साइकिल पे सिलेंडर रख के जाना पड़ता था। अब वो सिलेंडर उनके गांव में ही 6 से 7 सिलेंडर तक हमारा वीएलई रख सकता है एक बार में, और वो सिलेंडर फिर वहीं पे बुकिंग करके और गांव वालों को वो देता है जब उसके सिलेंडर खत्म हो जाते हैं 6 सिलेंडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत फल, सब्जी, रेहड़ी पटरी पर अपनी दुकान लगाने वाले दुकानदारों और अपने घरों से अचार, मसाले और कॉस्मेटिक का काम करने वाली महिलाओं को उनका व्यवसाय फिर से शुरू कराया जा रहा है। इनमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन के कारण जिनका रोजगार बंद हो गया था, उन्हें फिर से अपना रोजगार स्थापित करने में मदद मिल रही है। इस योजना से छोटे दुकानदारों को सूदखोरों से मुक्ति मिल रही है। नगर आयुक्त डॉक्टर अरविंद चौरसिया ने बताया कि पूरे देश में मेरठ स्ट्रीट वेंडर्स को लोन उपलब्ध कराने में 12वें नंबर पर है और प्रदेश में मेरठ नगर निगम का 8वां नंबर है। मेरठ में 14,105 स्ट्रीट वेंडर्स ने आवेदन किया था और 7,359 स्ट्रीट वेंडर्स के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जिसके सापेक्ष 5,057 लोन वितरित किए गए। कुसुमलता नाम है मेरा, और मोदी जी ने हमें 10,000 रुपए का लोन दिया है। इससे हमने अपना कारोबार बढ़ाया है। मतलब जैसे कि मेरा मसालों का काम है, मैंने अचार का काम बढ़ाया है। इसमें मसालों का भी पैकेट बनाती हूँ, 10-10, 20-20 रुपए के, 50 रुपए के पैकेट बना के घर घर जाके बेचते हैं हम। प्रधानमंत्री का बहुत धन्यवाद कहते हैं। मेरा नाम रमा शर्मा है, मैं प्रधानमंत्री योजना से जुड़ी हुई हूँ और मैं कॉस्मेटिक का काम करती थी, तो मेरा लॉकडाउन में काम बिल्कुल ठप हो गया था। प्रधानमंत्री की योजना मुझे 10,000 रुपये लोन मिला है। मैं प्रधानमंत्री जी की बहुत अहम से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझ जैसी औरत को जो उन्होंने मदद करी है।
और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मेरा अब काम बढ़िया चल रहा है। मेरा नाम अंजलि है, मैं सब्जी का काम करती हूँ, फल बेचने का। मेरे पापा नहीं है, मैं मम्मी और मैं हूँ। घर में जो बड़े हैं हम, बाकी सब छोटे हैं। मेरे खुद 2 बच्चे हैं जो छोटे हैं और मैं काफ़ी परेशानी हुई थी लॉकडाउन में, लेकिन जब से हमें लोन मिला है, ये पास हुआ है, हमें काफ़ी काम आसान हो गया है और सामान लगाना भी, दुकानदारी भी काफ़ी आसान हो गई है हमारे लिए और हमें काफ़ी आसान हो गया है। हम अपना काम भी कर रहे हैं और हमारा काम भी चल रहा है अच्छे से। ये लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो ये योजना चालू करी है, इससे बहुत राहत मिली है। मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोई भी दिक्कत नहीं हुई, बैंक ने लोन तुरंत दे दिया हमें। गंगा को साफ स्वच्छ रखने में सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हर वर्ष 4 नवंबर को गंगा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको लेकर मुरादाबाद में कई कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम से एक हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों महिला पुरुषों सहित नौजवान खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हाफ मैराथन दौड़ लगाने वाले युवा खुश नजर आए। उनका कहना था कि आज हमने दौड़ के माध्यम से लोगों से गंगा साफ स्वच्छ बनाने की अपील की है, ताकि गंगा फिर से पहले जैसे निर्मल कोमल हो सके। तो हम दौड़ के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि आप आपके शहर की जो आप रामगंगा है उसको स्वच्छ रखें, साफ रखें, निर्मल बनाए रखें। आप रामगंगा को स्वच्छ बनाने के लिए अपना सहयोग जितना भी हो सकता है उतना दें। नवंबर है और आज ही के दिन जो है माँ गंगा का जो है नेशनल रिवर के रूप में उनको एक घोषणा की गई थी। उसी के उपलक्ष्य में गंगा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में आज मैराथन महिला और पुरुष का आयोजन किया गया है। देखिए, सीधा सीधा आज का जो हाफ मैराथन दौड़ थी उससे संदेश देने की कोशिश ये की गई कि जो हमारी रामगंगा है प्रदूषित हो रही है और उसे गंदगी से मुक्त किया जाए, प्रदूषण खत्म हो। तो जो हम लोग हरिद्वार और ब्रजघाट स्नान करने जाते हैं, तो हम जितने भी गंगा से संबंधित अपने रीति रिवाज हैं वो हम मुरादाबाद में ही निभाएंगे। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए जहां सरकार प्रयासरत है, वहीं सरकारी संस्थान भी इस काम में अपना योगदान दे रहे हैं। इसी के अंतर्गत वाराणसी के कलेक्ट्रेट फॉर्म स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में 4 दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय धान शोध संस्थान के वैज्ञानिकों ने किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करके अधिक पैदावार के बारे में बताया। वहीं ऊसर, बाढ़ और सूखे क्षेत्रों के लिए धान की नई प्रजातियों की जानकारी दी गई तथा रोग रोधक प्रजातियों के बारे में भी किसानों को बताया गया। इस अवसर पर किसानों ने कहा कि हमें चावल की उन किस्मों के बारे में पता चला और यहाँ खेती के आधुनिक विधि की जानकारी मिली। वहीं इरी के सर्वेश शुक्ला ने बताया कि 4 दिवसीय इस प्रशिक्षण में वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को उन्नत खेती के साथ साथ बाढ़, सूखा और ऊसर भूमि में पैदा होने वाले वैरायटी की जानकारी भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इसमें जनपद वाराणसी और चंदौली के 100 किसानों को 25-25 के ग्रुप में ट्रेनिंग दी जा रही है और कोविड गाइडलाइन का पालन भी किया जा रहा है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में चुनावी जनसभाओं को किया संबोधित। कहा, भाजपा ने अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और अराजकता को किया खत्म। जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण के लिए दिल्ली में इंडिया सीईओ फोरम वर्चुअल बैठक का हुआ आयोजन। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जलवायु परिवर्तन से मुकाबले में सहयोग करने का भारतीय कंपनियों से किया आह्वान। लखनऊ में 10 दिवसीय प्रादेशिक माटी कला मेले का आयोजन हुआ शुरू। मिट्टी का सामान बनाने वाले शिल्पकारों ने स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए लगाई प्रदर्शनी। और बिहार के भागलपुर में गंगा में नाव पलट जाने से कई लोगों के लापता होने की है खबर। नाव पर 100 से ज्यादा लोग थे सवार। बचाव और राहत कार्य जारी। और अंत में एक जरूरी संदेश, जब भी बाहर निकलें मास्क साथ में होना जरूरी है। जेब अथवा थैले में नहीं, बल्कि इसे इस तरह से चेहरे पर लगाएं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।